नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने अभिधा मूला व्यंजना, जो व्यंजना का एक भेद था, पहला भेद था, उसको किया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग लक्षणा मूला व्यंजना की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो कि लक्षणा मूला व्यंजना है वह आधारित अधिकतर होती है लक्ष्यार्थ से प्राप्त होने वाला व्यंग्यार्थ। आपको मैंने कल बताया था कि जब हम अभिधा मूला व्यंजना से बात करते हैं तो जो हमारा अभिधेयार्थ होता है उससे हमें डायरेक्ट व्यंग्यार्थ मिलता है, तो वो तो हो जाती है अभिधा मूला व्यंजना। जो हमारी लक्षणा मूला व्यंजना होती है उसमें हमारा जो व्यंग्यार्थ है पहले वो आता है अभिधेयार्थ से लक्ष्यार्थ पर, और लक्ष्यार्थ के बाद वो जाता है फिर व्यंग्यार्थ पर। लेकिन अब ये जो आपका तृतीय उल्लास हमने आज स्टार्ट करना है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो व्यंजना बताई जाएगी एक्चुअल में वो आपको बताई जाएगी आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना आप कर चुके हैं, आर्थी व्यंजना में मुख्य रूप से क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि शब्द के साथ अर्थ तो जुड़ा हुआ होता ही है, अकेला अर्थ प्रधान नहीं होता है, ना ही अकेला शब्द प्रधान होता है। लेकिन शब्द का आना वो शाब्दिक तरीके से आ सकता है, लेकिन कई बार शब्द के आने से उसका जो अर्थ है पता नहीं कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। वो अर्थ जो है तो उसकी व्यंजकता होती है। तो अब ये इतना टिपिकल विषय है, इतना मुश्किल विषय लग सकता है कईयों को, लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद मम्मट आचार्य ने इस आर्थी व्यंजना को पढ़ाने में जब उन्होंने सोचा होगा कि जब वो काव्य प्रकाश लिख रहे होंगे तो उन्होंने इसके जितने भी उदाहरण दिए हैं लगभग सारे उदाहरण श्रृंगार रस के हैं, और ऐसा श्रृंगार है जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें छात्र भली भांति अपने दिमाग को लगा सकते हैं। यही सोचकर शायद मम्मट आचार्य ने काव्य प्रकाश जैसे जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है, जो आचार्यों को भी बड़ा कठिनाई से बिल्कुल समझाने में दिक्कत होती है, ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया और उसमें ऐसे एग्जाम्पल दिए जिससे पढ़ने वालों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो आप जब आप ये आर्थी व्यंजना यहाँ पर पढ़िएगा, इसके अंदर जो काव्य प्रकाश का तीसरा उल्लास आपके सामने है दोस्तों, तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो भाई इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आपको यह वीडियो समझने के बाद जब आप बिल्कुल समझ लेंगे तो आपको आर्थी व्यंजना में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक प्रयास है मेरा, तो आशा करता हूँ आपको यह प्रयास पसंद ज़रूर आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले है भाई, यहाँ पे कह रहे हैं अर्थ व्यंजकता निर्णयात्मकः तृतीय उल्लासः, यानी काव्य प्रकाश का यह तीसरा उल्लास है जिसमें अर्थ की व्यंजकता का निर्णय किया जाएगा। देखिए, कहते हैं अर्थः प्रोक्ताः पुरः तेषाम्। ये कह रहे हैं कि अर्थ जो हैं प्रोक्ता कह दिए गए हैं, पूरा पहले ही तेषाम उनके, यानी शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो पहले बता दिए गए हैं। तो वो अर्थ क्या थे भाई? अर्थः वाच्य लक्ष्य व्यंग्यः। जो अर्थ थे वे वाच्य वाच्यार्थ, लक्ष्य लक्ष्यार्थ और व्यंग्य व्यंग्यार्थ, इस प्रकार से वे थे। अब किनके थे भाई ये? तेषाम वाचक लाक्षणिक व्यंजकानाम, यानी वाचक शब्दों के वाच्यार्थ थे, लाक्षणिक शब्दों के लक्ष्यार्थ थे और व्यंजक शब्दों के व्यंग्यार्थ होते हैं। ये बात आपको पता चल चुकी है। फिर कहते हैं भी अर्थ व्यंजकता उच्यते। अब हम अर्थ की व्यंजकता का वर्णन करेंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कीदृशी इति आह।
तो यह कैसी होती है भाई? तो देखिए आपके सामने एक कारिका है। अब वक्त्री बोधव्य काकूनाम वाक्य वाच्य अन्य सन्निधे प्रस्ताव देश कालादय वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम यो अर्थस्य अन्यार्थधि हेतु व्यापारो व्यक्तिरेव सा। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं भाई, जैसे आपने शाब्दी व्यंजना में पढ़े थे। तो यहाँ पर पहला शब्द है वक्त्री, फिर बोधव्य है, फिर काकू है, फिर वाक्य है, फिर वाच्य है, फिर अन्य सन्निधि है, फिर प्रस्ताव है, फिर देश है और फिर काल है। तो कहते हैं भाई वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम, इनकी विशिष्टता के कारण और प्रत्येक का जो योगदान है उसको देखकर यो अर्थस्य, जो अर्थ आपका है उस अर्थ से अन्य अर्थ धी हेतु, धी हेतु का मतलब होता है उसको ग्रहण करवाने का कारण, जो व्यापार होता है व्यक्तिरेव सा, वह जो हमारी होती है वो होती है भाई आर्थी व्यंजना। सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया, 9 चीज़ें याद करनी हैं। वक्त्री, बोधव्य, काकू, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश और काल। अब ये 9 इसके आगे चलेंगे अंग, यानी इन 9 की वजह से जो हमारी आर्थी व्यंजना है वह होती है। अब देखिए इन्होंने नीचे इसके बारे में बता रखा है। बोधव्य जो होता है, वक्त्री का तो आपको पता है दोस्तों, वक्त्री का अर्थ होता है वक्ता यानी बोलने वाला। बोधव्य वह होता है जिसको बात बताई जानी है। काकू का मतलब होता है ध्वनिर्विकार, यहाँ पे दे रखा है काकुर ध्वनिर्विकार है। ध्वनि का विकार अर्थ क्या है कि जब हम अपने मुंह की ध्वनि को चेंज कर देते हैं, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। प्रकरण को प्रस्ताव कहते हैं भाई। और उसके बाद आपको पता है कि वाक्य की वजह से व्यंग्यार्थ मिलना, वाक्य के अर्थ की वजह से व्यंग्यार्थ मिलना, वाच्य के अर्थ की वजह से व्यंग्यार्थ मिलना और किसी अन्य की सन्निधि के कारण व्यंग्यार्थ मिलना, ये सब हम इस आर्थी व्यंजना में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने है मुख्य रूप से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो अब देखिए ये सबसे पहले आपको इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब कहते हैं क्रमेण उदाहरति। अब इनका क्रम से उदाहरण सहित जो वर्णन है वह किया जाएगा। पहले श्लोक को समझिए क्या है। कहते हैं अति पृथुलम जल कुंभम गृहीत्वा सम आगता अस्मि सखी त्वरितम श्रम स्वेद सलिल निश्वास निसहा विश्रामयामि क्षणम। एक औरत है भाई, वो पानी भरने के लिए जाती है। पानी भर के जब वो आती है तो उसको आने में थोड़ा विलंब हो जाता है और आते आते वो पसीने से भीग जाती है। बड़ा भारी घड़ा था, तो फिर वो इस कारण थक जाती है और अपनी सहेली को कहती है कि देखिए वो बात इसमें कह रही है अति पृथुलम। अति मैंने बहुत ज़्यादा, पृथुल होता है बड़ा, बहुत बड़ा है जल कुंभम, यह पानी का घड़ा। गृहीत्वा इसको लेकर सम आगता अस्मि मैं आई हूँ, सखी हे मेरी सहेली, त्वरितम बहुत जल्दी जल्दी। इसी वजह से श्रम इस मेहनत के कारण, स्वेद जो पसीना है, सलिल उसकी बूंदें शरीर पर लगी हुई हैं, निश्वास बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है, निसहा अब मुझसे यह श्वास है सहा नहीं जा रहा, इसलिए विश्रामयामि क्षणम मैं बिल्कुल अब थोड़ा सा विश्राम करना चाहती हूँ। देखने के बाद सबको जो अभिधेयार्थ है यही निकलता है कि एक सहेली क्या कह रही है दूसरी सहेली को कि वो घड़ा लाने के श्रम के कारण थक गई है और अब वो विश्राम चाहती है। इतनी सी बात उसने बोली है। और जो शरीर पर पसीने की बूंदें हैं ये तो घड़ा लाने के परिश्रम के कारण हो गई हैं। तो ये तो आपका वाच्यार्थ था भाई, लेकिन एक्चुअल में इसका व्यंग्यार्थ क्या है देखिए क्या है। यहाँ पर इसका जो व्यंग्य अर्थ जो पढ़ने वाले हैं, जो उसकी मानो ये कह सकते हैं कि जो हमारे सहृदय जन हैं वो क्या समझते हैं कि भाई वो सहेली जो है, जो पानी का घड़ा लाई है, वो इसके पीछे अत्र चौर्य रत गोपनम गम्यते,
चोरी से की गई अपनी रति क्रीड़ा का गोपन कर रही है, यानी वो किसी नायक से मिलकर आ रही है। उस नायक से मिलने के कारण जो उसके शरीर पर पसीना है, जो उसको थकावट महसूस हो रही है, उसी थकावट का वर्णन वो घड़ा लाने के कार्य के रूप में, बहाने के रूप में बता रही है। तो ये क्या है? तो अब ये जो चोरी से की गई रति क्रीड़ा है जो बताई गई है, यह हमारा वक्ता की कारण, वक्ता ने जो कहा उसके कारण यहाँ पे व्यंग्यार्थ निकल रहा है। तो भाई ये तो आपका हो गया वक्ता। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पर। उसके बाद है भाई औनिद्र्यम, दौर्बल्यम, चिंता, आलस्त्वम, सनिश्वसितम, मम मंद भागिन्यः कृते सखी त्वम अपि आह परिभवति। अब यह है आपका बोधव्य। बोधव्य का मतलब होता है जिसको हमने कोई बात कहनी हो, बोधव्य जिसका हमको पता होना चाहिए, जिसको हम बता रहे हैं वो उस बात को समझ गई, समझ जाए, यही हमारा मुख्य मकसद होता है बोधव्य का। तो देखिए इसमें व्यंग्यार्थ कैसे है। एक जो घर की नायिका है वो अपनी दूती को कह रही है, भाई औनिद्र्यम, सारा दिन नींद में रहती हो, दौर्बल्यम, बहुत दुर्बल हो गई हो, चिंता, तुम्हें सारा दिन चिंता रहती है, आलसत्वम, सारा दिन आलस्य में रहती हो, शनिश्वसितम, सारा दिन जो तेरा सांस है वो चलने में बिल्कुल असमर्थ है, इतना तुम्हें कार्य करना पड़ता है। फिर वो कहती है मम मंद भागिन्यः कृते, मैं कितनी मंद भागिनी हूँ कि तुम्हें मेरे लिए अह परिभवती, कितना काम करना पड़ता है ना। यानी यहाँ पर वो यही बताना चाहती है कि भाई तू सारा दिन नींद में रहती है, कमज़ोर हो गई है, चिंता रहती है तुझे, तू आलस्य में रहती है, और उसके बाद तू बिल्कुल, तेरे को सांस चढ़ा रहता है, और मेरे जैसी मंद भागिनी, अभागिनी के लिए तुम्हें कितना कार्य करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इसका वाच्यार्थ। लेकिन भाई अब व्यंग्यार्थ क्या निकलता है, देखिए, अत्र दूत्या तत्कामुक उपभोगो व्यज्यते। अब जो दूती है भाई उसका नायिका के पति के साथ चक्कर है, और नायिका को इस बात का पता है, और नायिका यह भी जानती है कि भाई जो ये दूती जो है सारा दिन नींद में रहती है, नींद उचटी रहती है, ये कमज़ोर हो गई है, इसको चिंता रहती है, आलस्य रहता है, सांस चढ़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं व्यंग्यार्थ के माध्यम से वो इसको ये बताना चाहती है कि तुझे मेरे लिए कितना काम करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो मेरा पति मेरे साथ होना चाहिए था वो अब तुम्हारे साथ है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो रति क्रीड़ा का कार्यक्रम है जो चोरी से चलता है उसके बारे में मुझको पता है भाई। इसलिए जो बात वो नायिका उसको बताना चाहती थी वो बात उसको पता चल जाए, इसलिए यहाँ पर बोधव्य के कारण बिल्कुल यहाँ पर व्यंग्यार्थ निकलता है। तो ये बात हो गई इसके अंदर दूसरी। आगे चलते हैं भाई, तीसरा है काकू। अब पीछे आपने पढ़ा था काकू का अर्थ क्या होता है। काकू होता है काकुर ध्वनिर्विकारः, काकू ध्वनि का विकार होता है। इसका एग्जाम्पल इन्होंने देखिए दे रखा है, क्या है ये, कहते हैं भाई तथा भूताम दृष्ट्वा नृप सदसी पांचाल तनयाम वनै व्याधै सार्धम सुचिरम उषितम वलकलधरै विराटस्य आवासे स्थितम अनुचित आरंभ निभृतम गुरुः खेद खिन्ने मयि भजति न अद्यापि कुरुषु। यहाँ पर जो भीम है, भीमसेन है, वह युधिष्ठिर को क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए आपको मैं एक बात पहले बता देता हूँ काकू के बारे में। अगर हमें किसी को, हमारा कोई दोस्त है या हमारे घर का कोई व्यक्ति है, वो जिसने हमारा बुरा किया है
उसको कुछ ना कहे और उल्टा हमको ही डांट दे, तो आगे से हम लोग क्या बोलते हैं, आप तो मुझे मुझे ही बोलते हो, उसको तो कुछ कहते ही नहीं, यही बात बोलते हैं ना। तो मतलब कहने का क्या है, यानी कि आप मुझे मत डांटो, आप उसको भी डांटो, यही कहना चाहते हैं। यही बात दुर्योधन कहना चाहते हैं अपनी काकू यानी आवाज़ को थोड़ा बदल कर। उनका कहने का मीनिंग क्या है, देखिए, तथा भूताम दृष्टवा, तथा उस प्रकार, अभूताम दृष्टवा, उसको वैसी देखकर, आपने उसको वैसी देखा है। किसको देखा है भाई, पांचाल तनयाम, जो राजा द्रुपद की बेटी है द्रौपदी, उसको कहाँ पर देखा है, नृप सदसी, उस राजसभा में जहाँ पर दुशासन उसके कपड़ों को उतार रहा था, तब भी आपको दुर्योधन पर क्रोध नहीं आया। फिर वने व्याधि सार्धम, वने जंगल में, व्याधि जो शिकारी हैं, सार्धम उनके साथ, सुचिरम बहुत लंबे समय तक, उषितम हम रहे, कैसे भाई, वलकल धरई, वलकल वस्त्र धारण करके आप रहे हैं। विराटस्य आवासे, विराट राजा के आवास में, स्थितम रहते हुए, अनुचित आरंभ निभृतम, अनुचित आरंभ निभृतम का अर्थ वह है कि हमने बहुत से अनुचित कार्य किए जो हमारे योग्य भी नहीं थे। भीमसेन को एक रसोई का काम करना पड़ा, उस अर्जुन धनुर्धारी को बृहन्नला नाम से राजा की जो बेटी थी उसको नृत्य सिखाना पड़ा, नकुल सहदेव को घोड़ों की देखभाल करनी पड़ी, आपको भी राजा की सभा में एक कंक बनकर रहना पड़ा। तो फिर भी गुरु, हे बड़े भाई, खेद, मुझे खेद है, खिन्ने मई, मुझे खिन्ने मई, आप मुझ पे ही गुस्सा करते हो, न अद्यापि कुरुषु, अब भी आपका गुस्सा कौरवों पर, दुर्योधन पर क्यों नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है। भीम के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भाई मुख्य अर्थ तो इसका ये निकलता है, लेकिन व्यंग्यार्थ क्या निकलता है कि हम लोगों को ऐसी हालत में आपने देखा है, विराट के आवास में आपने देखा है, हमने इतना टाइम जंगल में गुजारा है, शिकारियों के साथ रहे हैं, और द्रौपदी के साथ का जो अपमान हुआ है उसको भी आपने देखा है, फिर भी आप दुर्योधन पर गुस्सा क्यों नहीं करते। तो भाई यह निकलता है इसका व्यंग्यार्थ। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए यहाँ पे बात कही गई है, अत्र मयि न योग्य खेदः, यहाँ पर मुझ पर क्रोध करना इतना श्रेष्ठतम नहीं है, बल्कि कुरुषु तु योग्य, बल्कि उन दुर्योधन आदि पर जो आप अपना क्रोध है उसको प्रकट कीजिए। इति काक्वा प्रकाश्यते, यह काकू के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये काकू हो गया। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं, ये आ गया जी हमारा चौथे नंबर पर। ठीक है भाई, अब आपको पता है चौथे नंबर पर हमारा आता है वाक्य, है ना। तो वाक्य में आप ये समझिए, यहाँ पर जो वाक्य इस श्लोक में प्रयोग किए जाएंगे वो वाक्य ऐसे शब्दों के साथ जुड़े होंगे जो एक दूसरे पर निर्भर करते होंगे। तो देखिए, और उन दोनों के निर्भरता के कारण वाक्य अपना व्यंग्यार्थ देता है। बिल्कुल समझने वाली बात है, आज के टाइम में बड़ा चलता है, ध्यान से समझना इसे। तो देखिए क्या कहते हैं, तदा मम गंड स्थल निमग्नाम दृष्टिम न अन्येषि अन्यत्र, इदानीम सा एव अहम तौ च कपौलौ न च सा दृष्टि। अब यहाँ पर एक जो नायिका है वो नायक को यह कह रही है, तदा मतलब उस समय, मम मैंने मेरे, गंड स्थल होते हैं गाल, गालों में, निमग्नाम दृष्टि, जब तुम दृष्टि लगा के रखते थे, न अन्येषि अन्यत्र, न मतलब नहीं, अनयेषि ले जाते थे, अन्यत्र कहीं और, यानी जब मैं तुम्हारे सामने होती थी तो तब तुम मेरे गालों पर ही दृष्टि लगाए रखते थे और उस दृष्टि को कहीं और नहीं ले जाते थे। फिर वो कहती है, इदानीम सा एव अहम, इदानीम और इस समय, सा एव अहम वो मैं ही हूँ, तौ च कपोलौ
और ये दोनों गाल भी वही हैं, लेकिन न च सा दृष्टि, लेकिन आपकी जो दृष्टि है ना अब वो बदल गई है। यह तो हर एक पत्नी अपने पति को बोलती होगी भाई, आज के टाइम में शायद यही चलता है। औरतें बड़ा शिकायत करती हैं अपने पतियों से, यही कहती हैं कि भाई उस टाइम तो आप बड़ा प्रेम दिखाते थे, अब वो प्रेम कहाँ चला गया आपका। तो शायद ये बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन ये तो इसका वाच्यार्थ है भाई। व्यंग्यार्थ क्या है अब बताता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि अत्र मत सखी कपोल प्रतिबिंबिताम पश्यतः ते दृष्टि अन्य एव अभूत। यानी ये बात कह रही है नायिका अपने पति से कि मेरी सहेली जब मेरे पास थी तब तो तुमने मेरे गालों से अपनी दृष्टि हटाई नहीं, क्या पता उसकी सहेली उसके साथ बैठी हो नायिका की। तो मतलब नायक ये दिखा रहा था कि वो देख तो नायिका की ओर रहा है, लेकिन एक्चुअल में देख किसको रहा था, नायिका की सहेली को। तो फिर कहती है चलितहा यान्तु, जब वो चली गई, तस्याम अनया एव जाते इति हो, और जब वो बिल्कुल वहाँ से निकल जाती है तो क्या होता है, तो अब भी तो मैं वही हूँ, वो तो चली गई और मैं अब भी बैठी हूँ, लेकिन आपकी जो दृष्टि है ना वो बदल गई है। यानी आपका जो गालों की तरफ मेरे देखने का कार्यक्रम था वो अब वैसा नहीं रहा। तो मुख्य रूप से क्या व्यंग्य है कि भाई तू मुझे नहीं देख रहा था बल्कि मेरी सहेली को देख रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर है वाक्य की वजह से मिलने वाला व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं तदा और इदानीम। तदा का अर्थ तो हो गया उस समय और इदानीम का अर्थ हो गया इस टाइम। तो ये जो दो शब्द यहाँ पर हैं ये समय के बारे में बताते हैं, तो ये वाक्य को ही समझाना चाहते हैं और वाक्य का जो अर्थ है एक दूसरे को जोड़ते हैं। इस वजह से यहाँ पर वाक्य के हिसाब से मिलने वाला जो व्यंग्यार्थ है यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। उसके बाद भाई अगला आता है वाच्य। यह भी देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, उद्देश्योऽयं सरस कदली श्रेणी शोभा अतिशायी कुंज उत्कर्ष अंकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदायाः किंच एतस्मिन् सुरत हृदयः तन्वी ते वान्तिवातः येषाम अग्रे सरति कलित अकांड कोपो मनोभू। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वाच्य क्या है। वाच्य से मिलने वाला जो व्यंग्य होगा यहाँ पर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट मिलेगी आपको। कोई वातावरण के बारे में बताएगी बात, कोई जो कार्य करना है उसको अनुकूल बताने के लिए आएगा, उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि अब ये कार्य हमको यहीं पर संपादित करना चाहिए, ये बात भी बताई जाएगी। लेकिन कुछ विशेषण आएंगे इसमें वाच्य से जो मिलने वाला आर्थी व्यंजना का व्यंग्यार्थ होता है वह कुछ विशेषणों से युक्त होता है। इसके बारे में हम इसमें देखेंगे कौन कौन से विशेषण यहाँ पे आए हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि एक नायक एक नायिका को बोल रहा है या फिर एक नायिका को उसकी सहेली कह रही है। क्या कह रही है देखिए, उद्देश्यो अयम। अब ये उद्देश्य वो उद्देश्य नहीं है जिसको आप समझते हो। उत्देशः ऊंचा प्रदेश है, अयम यह, यानी ये बहुत ऊंचा प्रदेश है। सरस कदली श्रेणी, सरस सुंदर, कदली केले की, श्रेणी मतलब पंक्तियां लगी हुई हैं, और इस जगह पर केले की जो वो पेड़ हैं जिसको आप बोलते हो वो पंक्तियों में लगे हुए हैं, और शोभा अतिशायी, और बहुत ही सुंदर लगते हैं, चमत्कार से युक्त जगह है। उसके बाद कहते हैं भाई कुंज उत्कर्ष अंकुरित। कुंज होते हैं फूल, उत्कर्ष कुंज बेल पर, उत्कर्ष निकले हुए हैं, अंकुरित जो उसके अंकुर हैं यानी बेलों पर भी फूल सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और रमणी विभ्रमो नर्मदाया, रमणी होती है रमण करने वाली स्त्री, विभ्रमः ऐसे जगह को देखकर उनके मन में भी विभ्रम आ जाता है रमणियों के। और ये जगह कौन सी है भाई, नर्मदाया, नर्मदा का समीपवर्ती क्षेत्र।
सिंपल अर्थ क्या निकलता है, नर्मदा का यह जो क्षेत्र है ये ऊंचा है, यहाँ पर मनोहर कदली की केले की श्रेणियाँ लगी हुई हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं, बेलों पर सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं। ऐसे माहौल को देखकर रमणियों के मन में रमण करने का जो कार्यक्रम है वो उत्कंठित हो जाता है, उनके मन में भी भ्रम पैदा हो जाता है। और इतना ही नहीं है, आगे भी है, किंच एतस्मिन, और इसमें क्या कहें, सुरत सुहृद तन्वी, सुरत जो काम है, काम क्रीड़ा है, सुहृद मन को अच्छा लगने वाली, तन्वी है नायिका, वांति वाता, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे मनोरम सुंदर वातानुकूल हवा बह रही है, यानी बिल्कुल काम के अनुसार यहाँ पर सुंदर सी वायु बह रही है। और क्या इतना नहीं है, और भी है, ये शाम अग्रे, और जिनके आगे आगे सरती चल रहा है, कलित अकांड कोपो मनोभू, मनोभू होता है कामदेव, और कोप होता है गुस्सा करने वाला, और अकांड होता है बिना किसी समय में कलित एकदम से, यानी एकदम से जिसको गुस्सा आ जाए, ऐसा क्रोध करने वाला जो कामदेव है ऐसे जगह पर आगे आगे चलता है। तो वाच्यार्थ में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पर एक सहेली या एक नायक एक माहौल का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका ये तो हो गया वाच्यार्थ। व्यंग्यार्थ क्या है, अत्र रतार्थम प्रविश इति व्यंग्यम। तो भाई यहाँ पर नायक नायिका को कह रहा है कि भाई ये जो रमण करने की जगह बहुत बढ़िया है, ये उद्देश्य है, यानी बहुत ऊंचा प्रदेश है, इसलिए कोई यहाँ आता जाता नहीं है। दूसरी बात, ये इतना सुंदर है कि यहाँ पर सबका रमण करने का मन करता है, घूमने का मन करता है, और रमण के अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छी अच्छी हवा भी चलती है, और ऐसी जगह पर सबके मन चंचल हो जाते हैं, इसलिए रति क्रीड़ा के लिए इसमें प्रवेश करना चाहिए। तो ये इसका हो गया व्यंग्यार्थ। तो ये हो गया भाई वाच्य की वजह से मिलने वाला अर्थ। आपको मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको बहुत सारे विशेषण मिलेंगे भाई। तो नर्मदा के कितने सारे विशेषण हैं, एक तो ये उद्देश्य है, ऊंचा है, सरस है, कदली श्रेणी सरस हैं, शोभातिशाई ये भी विशेषण हो गया इसमें। और उसके बाद यहाँ पर था वाता की, जो हवा की विशेषण थे वो थे सूरत, है ना, सुहृद ये था। और कामदेव की विशेषता बता रखी थी कि अकांड था, अकांड कोप था, वो कलित था, ये सब यहाँ पे विशेषण बताए गए हैं। तो यहाँ पर ये बात की गई है भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब ये है भाई आपका अन्य सन्निधि। अब अन्य सन्निधि को आप कैसे समझोगे? कई बार क्या होता है आपको पता ही है, हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, हम किसी और व्यक्ति के माध्यम से, उस दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे को कुछ बताना चाहते हैं, तो यही होती है अन्य सन्निधि। किसी अन्य के माध्यम से किसी और को अपनी बात समझा देना। तो मम्मट आचार्य ने यहाँ पर भी एक श्रृंगार रस का ही एग्जाम्पल दिया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यंग्यार्थ निकलता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कहते हैं भी, नुदती अन आर्द्र मना श्वश्रु माम गृह भरे सकले, क्षण मात्रम यदि संध्यायाम भवति न वा भवति विश्रामः। नुदती परेशान करती है। कौन परेशान करती है? अन आर्द्र मना श्वश्रु। आर्द्र मना होती है जिसका मन कोमल हो, लेकिन अन आर्द्र मना कौन होती है? जिसका मन बिल्कुल कठोर होता है। ऐसी श्वश्रु जो मेरी सास है, माँ मुझे गृह भरे, सारे घर में सकले, गृह भरे सकले, पूरे घर में चक्कर कटा के रखती है, परेशान करके रखती है। इसलिए दिन में तो समय लगता नहीं, इसलिए भाई क्षण मात्रम, थोड़े से भी समय के लिए, यदि संध्यायाम भवति, संध्या में ही, शाम के टाइम पे ही होता है, न वा भवति, और कई बार तो होता भी नहीं, क्या? विश्राम। विश्राम तो मुझे, मेरे नाम में तो विश्राम रहा ही नहीं। कहीं सांस मेरी इतनी बुरी है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता
कमर सीधी करने का टाइम भी नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो कभी कभी शाम को ही मिल जाता है। तो ये हो गया इसका वाच्यार्थ भाई। लगेगा कि बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रखी है, लेकिन इसका व्यंग्यार्थ क्या निकलेगा। अब नायिका अपनी सहेली के माध्यम से उस नायक को ये बता रही है कि भाई दिन में तो मैं परेशान रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है मिलने का, तुमसे बात करने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। अगर मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है, तो वो भी कब हो पाएगी, केवल शाम के टाइम पर। तो मतलब इसलिए दिन में बात करने की या मिलने का कोई प्रयास मत करना। अगर मिलना है, बातचीत करनी है, तो शाम का ही समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने कही है और ये इसमें व्यंग्यार्थ है। तो कहते हैं अत्र संध्या संकेत कालः इति तटस्थम इति प्रति कयाचित द्योत्यते। अत्र यहाँ पर संध्या संकेत काल, शाम का संकेत काल दिया गया है। इति तटस्थम प्रति कयाचित द्योत्यते, तटस्थ वो व्यक्ति है जिसको बताया जा रहा है और किसी अन्य के द्वारा ये बात कही गई है। अब अन्य सन्निधि क्यों है, क्योंकि किसी और को लेकर किसी और को बात समझाई जा रही है। बस आपको यही बात समझनी है, यही श्लोक इसका था। उसके बाद भाई लीजिए आ गया अपना 7वां, और 7वां है भैया अपना प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव को आप मान लीजिए कि प्रस्ताव होता है प्रकरण। प्रकरण के बारे में आपको पिछली वीडियो में मैंने जो हमने अभिधा मूला व्यंजना पढ़ी थी उसमें भी बताया था। थोड़ा बता देता हूँ प्रकरण क्या है। प्रकरण मतलब बिल्कुल जो बात चल रही है उसके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, उसके अपोजिट आचरण मत करो, यही बात प्रकरण में आती है। और इसका जो एग्जाम्पल है इसको समझ लीजिए, फिर आपको व्यंग्यार्थ भी पता चल जाएगा प्रकरण की वजह से मिलने वाला व्यंग्यार्थ कैसे है। कहते हैं भाई श्रूयते, एक सहेली है, वो अपनी जो दूसरी सहेली है उसको कहती है, क्या कहती है भाई, श्रूयते सम आगमिष्यति तब प्रियो अद्य प्रहर मात्रेण एवं एव किम इति तिष्ठसि तत्सखी सज्जय करणीयम। तो कहते हैं भाई श्रूयते, ऐसा मैंने सुना है या सुना जाता है, सम आगमिष्यति, आएंगे, तब प्रियो, तुम्हारे प्रिय, तुम्हारे नायक, अद्य, आज, प्रहर मात्रेण, 1 घंटे में। मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारे जो नायक हैं, प्रिय हैं, 1 घंटे में तुम्हारे पास आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। एवमेव, इसलिए, किम इति तिष्ठसि, तो ऐसे क्यों बैठी है, तत्सखी, तो हे मेरी सहेली, सज्जय करणीयम, कुछ सज धज ले। अरे भाई तेरा पति आ रहा है, लौट कर आ रहा है, और तू ऐसे बैठी है, थोड़ा सज ले धज ले। तो ये सिंपल सा मीनिंग इसमें निकलता है। अभी आप लोग कहेंगे भाई इसमें व्यंग्यार्थ क्या है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है, चलती है ये तो। व्यंग्यार्थ क्या है, अब देखिए व्यंग्यार्थ ये है कि नायिका जो है वहाँ बैठी है, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए वहाँ पर कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार है। उसी टाइम उसकी सहेली वहाँ पर आती है और उसको यह कहती है कि जो आपके प्रिय हैं भाई वो तो 1 घंटे में यहाँ पर आने वाले हैं, और इसलिए जो तू यहाँ पर जाने का तूने जो प्रोग्राम फिट कर रखा है अपना, तो उसको छोड़ दे, यानी सज्जय करणीयम, इसलिए जो तू ये कार्यक्रम जाने का तेरा बना है इसको कैंसिल कर, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ये बात इन्होंने प्रकरण के माध्यम से समझाई है। तो प्रकरण क्या है, उसके पति का आना, और दूसरा प्रकरण क्या है, नायक के पास न जाना। तो ये बात प्रकरण के माध्यम से अर्थ, जो आर्थी व्यंजना है, हमें यहाँ पर वो मिलती है। ठीक है, इन्होंने फिर ये लाइन नीचे दे रखी है एक, अत्र उपपतिम, उपपति होता है, एक पति होता है, एक उपपति। उपपति का मतलब दूसरा कोई पति उसका, यानी उसका कोई नायक जिसको आप कह सकते हो, बॉयफ्रेंड आज की भाषा में कहें तो प्रत्यभिसर्तुम, उसकी ओर जाने के लिए, प्रस्तुत अनुपयुक्तम, उसकी ओर जाना उपयुक्त नहीं है, इति कयाचिद निवार्यते, ऐसा किसी के द्वारा उसको रोका जा रहा है। तो भाई एक बात तो ये हो गई। अब प्रकरण के बाद आता है 8वें नंबर पर देश।
अब दोस्तों देश के माध्यम से व्यंग्यार्थ कैसे मिलेगा, देखिए इसमें देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्या है, एक जो नायिका है वो अपनी सहेलियों के साथ फूलों को चुनने के लिए किसी उद्यान में जा रही है। तो उन सबको वो क्या कहती है, देखिए, अन्यत्र यूयम कुसुम अवचायम कुरुध्वम अत्र अस्मि करोमि सख्यः नाहम हि दूरम भ्रमितुम समर्थः प्रसीदत अयम रचितो अंजलिर्वः। कहती है वो सहेली बाकियों से, अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर, यूयम तुम सब, कुसुम अवचायम, कुसुम होते हैं फूल, अवचाय होता है उनको चुनने का, कुरुध्वम कर लो, कार्य कर लो, अत्र अस्मि इस स्थान पर मैं, करोमि सख्य फूलों को चुनने का काम करती हूँ। एक तो बात उसने ये बोल दी। फिर क्यों ऐसा बोल रही है, वो कहती है नाहम ही दूरम भ्रमितुम समर्था, मैं दूर तक भ्रमण करने में समर्थ नहीं हूँ। प्रसीदत, अरे खुश हो जाओ, मेरी बात मान लो। अयम रचिता, अयम मैंने ये, रचिता मैंने जोड़कर खड़ी हूँ, अंजलिर वह, हाथों को, वह मतलब आपके सामने, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से गो एंड गोन हो जाओ, दूर चले जाओ यहाँ से। ये बात कहना चाहती है नायिका अपनी सहेलियों से। तो भाई ये तो निकला इसका वाच्यार्थ। अब व्यंग्यार्थ क्या निकलता है, व्यंग्यार्थ बताता हूँ। नायिका ने अपने नायक से मिलने का प्लान बना रखा है इस जगह पर, उसको टाइम दे रखा होगा, और उस टाइम के चक्कर में उसने उसको बताया होगा कि इस जगह पर मैं तुमसे मिलूंगी भाई। तो फिर उसके बाद जो नायिका है वो सहेलियों के साथ है, तो वो सहेलियों को इशारों इशारों में ये कह रही है कि भाई तुम कहीं और जाकर फूलों को चुन लो, मैं तो यहीं पर फूलों को चुनूंगी, क्योंकि मैं दूर तक नहीं जा सकती, मेरे टांगें दुखती हैं, और ये बात मैंने जोड़ दी है आपके लिए, मैं आपके तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तो सीधी सी बात क्या निकलती है, नायिका ने जो टाइम दे रखा है नायक को मिलने का, है ना, वो यहाँ पर प्रकट होता है। और यहाँ पर अत्र और अन्यत्र जो यहाँ पर क्या है, ये सारे क्या हैं, ये जगह के बारे में बता रहे हैं, एक देश के बारे में, एक प्लेस के बारे में बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देश के कारण मिलने वाला आर्थी व्यंजना का उदाहरण है, व्यंग्यार्थ हमको यहाँ पे मिलता है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है भाई, तो इसको प्लीज़ लाइक करते रहिए। अब देखिए चलते हैं आगे, जो इसका 9वां है पार्ट। उसके बाद कहते हैं भाई 9वें नंबर पर अपना आता है दोस्तों काल। काल का मतलब आपको पता है समय है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको समय, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने समय के बारे में एक पढ़ा था, चित्रभानुर विभाति, इस प्रकार से कुछ पढ़ा था। तो चित्रभानु का जो अर्थ था वो उसके समय के अनुसार था, जैसे दिन में वो सूर्य था तो रात के समय में वह अग्नि था। तो यहाँ पर काल की वजह से एक श्लोक का मीनिंग कैसे बदलता है, देखिए। कहते हैं गुरुजन परवश प्रिय किम भणामि तव मंद भागिनी अहम अद्य प्रवासम व्रजसी व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम। यहाँ पर एक नायिका है, उसका जो पति है वो किसी भी देश में जा रहा है, वो गुरुओं की आज्ञा से जा रहा है, उसके पिता की आज्ञा से जा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कहा गया है, गुरुजन परवश शब्द इसका में प्रयोग किया गया है। तो वो जा रहा है, तो वो कहती है कि भाई इस टाइम आप मत जाओ, ये वसंत ऋतु का मौसम है, ये बहुत सुहावना मौसम होता है, और इस टाइम आपका जाना अच्छा नहीं है। 2 महीने ऐसे माने जाते हैं कि जो स्त्रियों को बहुत पसंद हैं, एक तो मधुमास यानी वसंत, और दूसरा होता है सावन। तो भाई जब पहले प्रदेश में कोई व्यक्ति जाता था तो 2 महीने तो वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो यहाँ पर वो उसको उलाहना देते हुए क्या कहती है, गुरुजन परवश, गुरुजनों के परवश, वश में होकर, हे प्रिय, क्या अद्य प्रवासम व्रजसी, निचली लाइन के पहले 3 वर्ड हैं, गुरुजन परवश प्रिय अद्य प्रवासम व्रजसी, गुरुजन के वश में होकर आज तुम प्रवास कर रहे हो, कहीं जा रहे हो।
किम भणामि, अब ऊपर चले जाइए, किम भणामि, क्या कहूँ, तब मैंने तुम्हें, मंद भागिनी अहम, मैं मंद भागिनी हूँ, अभागी हूँ, तुम्हें मैं इसके बारे में क्या कहूँ। व्रज, जाओ, जाना है तो जाओ, स्वयमेव श्रोष्यसि, खुद ही सुन लोगे, करणीयम, जो मुझे करना है। तो वाच्यार्थ क्या निकलता है इसका कि भाई एक तो ये निकलता है कि अगर तुमने गुरुओं की आज्ञा से जाने की बात ठान ही ली तो जाओ भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अभागी हूँ, खुद ही सुन लोगे मैं जो करूँगी। मतलब वो मैं कर ही क्या सकती हूँ, सिंपल सी बात तो ये निकलेगी, तुम खुद ही सुन लोगे, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो सिंपल सा मीनिंग तो ये निकल गया। अब व्यंग्यार्थ क्या निकलेगा, व्यंग्यार्थ तो कई निकल सकते हैं इसमें से। एक तो ये निकल सकता है कि भाई अगर तू वहाँ पर गया तो स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम, तुम्हें खुद वहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया। शी विल कमिट सुसाइड, यानी वो मर भी सकती है, अपनी जान की धमकी भी दे सकती है। तो ये व्यंग्यार्थ एक तो ये हो गया। नंबर दो ये भी हो सकता है कि अगर तू वहाँ पे चला गया ना तो सुन लेगा पीछे से फिर मैं क्या क्या करूँगी। मतलब वो ये भी इशारा यहाँ पे दे सकती है कि क्या पता तेरी जगह पर मैं किसी और नायक को अपना नायक बना लूँ, ये भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर व्यंग्यार्थ तो कई निकल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो बात है कही गई है कि जो प्रवास किया जा रहा है, जाने की बात की जा रही है, यहाँ पर मधुमास की बात की गई है, वसंत के समय की बात की गई है। देखिए अत्र अद्य, यहाँ पर आज, मधु समये, इस वसंत के समय में, यदि व्रजसी, अगर तुम जाते हो, तदा अहम, तो मैं, तावद न भवामि, तो मैं भी नहीं रहूँगी, एक तो मीनिंग ये निकल गया। और तब न जानामि, और तब तुम जान नहीं पाओगे, गतिम इति व्यंजते, तो मेरी क्या गति होगी, मतलब जिंदा नहीं रहूँगी, एक तो बात ये निकल गई। बाकी जो सेकंड मीनिंग है वो तो सुनने वाले अपने हिसाब से भी निकाल लेते हैं। तो भाई ये थे हमारे आर्थी व्यंजना के 9 पार्ट्स, जिसमें अलग अलग तरीके से हमने व्यंग्यार्थ को जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों मुझे आशा नहीं, पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि श्रृंगारात्मकता की इसमें बात की गई थी, ठीक है। और श्रृंगारात्मकता के माध्यम से मम्मट आचार्य ने यहाँ पर जो आर्थी व्यंजना थी उसको समझाने का प्रयास किया। तो मुझे भी आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई, ये फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता है आपका इसमें। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आर्थी व्यंजना का जो टॉपिक है उन तक भी पहुँचे, क्योंकि बहुत कम चैनल होंगे जिन पर ये आर्थी व्यंजना का टॉपिक आपको मिलेगा और इस तरीके से पढ़ाया हुआ मिलेगा। तो भाई मैंने कोशिश की है, और अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न इसमें रह जाता है तो आपका प्रश्न वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, उसके हर प्रश्न का मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।